मेरा नाम अभिषेक है। मेरी पत्नी बहुत सुंदर थी। मैं उसका दीवाना था। उसकी सुंदरता पर अपनी जान छिड़कता था। एक दिन मेरी पत्नी मुझसे कहने लगी कि मेरी मम्मी अकेली हैं और बीमार हैं। उनके लिए छत पर एक कमरा बनवा दो। मैं अपनी मम्मी को वहां पर रख लूंगी। मैं अपनी पत्नी की बात, जो कि हमेशा मानता था, इस बार भी मान गया था। लेकिन अब मेरी पत्नी सारा दिन ऊपर के कमरे में ही रहती थी और जब वो नीचे आती तो ताला लगा दिया करती थी। मैं जब भी अपनी सास से मिलने के लिए ऊपर जाने लगता तो मेरी पत्नी घबराकर मुझे फौरन मना कर दिया करती थी और कहती थी कि नहीं, अभी समय नहीं है मम्मी से मिलने का। मम्मी की हालत ऐसी नहीं है कि कोई उन्हें देखे। वो किसी से मिलना भी नहीं चाहती। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। इसी तरह कई दिन गुजर गए थे। मेरी पत्नी मुझसे जैसा कहती थी मैं वैसा कर लिया करता था। जब एक दिन मेरी बहन आकर कहने लगी, भैया, भाभी की मम्मी की तो मौत हो गई है। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया था। मैं भागकर अपनी सास के कमरे की तरफ जाने लगा तो मेरी पत्नी मुझे रोकने लगी। लेकिन उस दिन मैंने उसकी एक न सुनी और कमरे का ताला खोलकर अंदर चला गया। लेकिन जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि वहां तो मैं एक मामूली सा आदमी था। एक छोटे से घर में अपनी बहन प्रियंका के साथ जिंदगी गुजार रहा था। मेरी सिर्फ एक छोटी बहन ही थी जो मेरे लिए सब कुछ थी। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और मम्मी पापा के बिना मैंने उसका बहुत ख्याल रखा था। जिंदगी में सब कुछ रूटीन के मुताबिक चल रहा था। मेरी बहन की एक दोस्त थी जिसका नाम ज्योति था। वो एक दिन अपनी दोस्त ज्योति को हमारे घर ले आई थी। वो लड़की पहली ही नज़र में मुझे कुछ अलग सी लगी थी, जैसे किसी सपने से बाहर निकली हो। पूरी तरह से संस्कारी थी, घरेलू टाइप की थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, मगर चेहरे पर जैसे कोई दर्द छुपा हुआ हो। उस दिन के बाद जब वो पहली बार हमारे घर आई थी तो मेरी बहन उसे लेकर दरवाजे पर खड़ी हुई थी और जैसे ही ज्योति ने कदम अंदर रखा तो एक ठंडी हवा का झोंका मेरे दिल से टकरा गया था। वो खामोशी से मेरी बहन के साथ बैठ गई थी, मगर उसकी नज़रें हर कोने का जायजा ले रही थी, जैसे वो किसी अजनबी जगह पर बहुत सावधान हो। मैंने फौरन ही नोटिस किया था कि उसके हाथ में एक सिंपल सा कपड़े का थैला था जिसमें कोई कीमती चीज तो नहीं थी, मगर उसने उसे बड़ी मजबूती के साथ थाम कर रखा था। वो बहुत ही कम बोल रही थी, मतलब की बातचीत बिल्कुल नाप तोल कर रही थी। उसके शब्द बहुत धीमे और नजाकत भरे थे, जो दिल में उतर जाते थे। उसका चेहरा बहुत सुंदर और मासूम था। मैंने महसूस किया था कि उसके हर बात के पीछे एक गहरी सोच या एक छुपा हुआ पर्दा जरूर था। मैंने उसकी मौजूदगी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए बेहद कोशिश की थी। पता नहीं क्यों वो मुझे अच्छी लगने लगी थी। ऑफिस से वापसी पर मैं जानबूझकर देर कर देता था ताकि उसके जाने का समय करीब हो और मैं उसे रोकने के बहाने तलाश करता रहूं। एक शाम जब ज्योति हमारे घर पर आई हुई थी तो मेरी बहन उसके लिए चाय बना रही थी। मैंने हिम्मत करके ज्योति से बात करनी शुरू की थी। मैंने उससे पूछा था कि ज्योति, एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद तुम्हारा क्या इरादा है? उसने चाय का कप थमाते हुए कहा कि जी, शिक्षा तो सिर्फ एक रास्ता है। मेरा असली मकसद है कि मैं अपनी माँ का सहारा बन सकूं। उसके शब्दों में उसकी माँ का जिक्र करते हुए एक खास जज्बाती लहर आ गई थी जो मुझे काफी इम्प्रेस कर गई थी। मैंने पूछा कि क्या तुम्हारी मम्मी बीमार रहती हैं? वो एकदम से खामोश हो गई थी। उसकी नजरें कप में रखे हुए चम्मच पर जमकर रह गई थी, जैसे कोई कड़वी याद ताज़ा हो गई हो। कुछ लम्हे के बाद उसने नज़र उठाई और पहली बार मैंने उसकी आंखों की गहराई में वो खामोश दर्द साफ महसूस किया था। वो थोड़ी उदास होते हुए कहने लगी, मेरी माँ की जिंदगी बहुत मुश्किल रही है, बस अब वो सुकून चाहती हैं। उसके जवाब ने मेरे दिल के इंटरेस्ट को और भी बढ़ा दिया था। धीरे धीरे दिल में मोहब्बत ने जगह बना ली थी, लेकिन फिर भी ज्योति की तरफ से मैं खुद को नहीं रोक पाया था। मैंने ये भी देखा था कि जब ज्योति घर में होती थी तब हमेशा उसके सर पर पल्लू होता था। वो हर तरह से संस्कारी थी, पूजा पाठ भी दिल लगाकर किया करती थी, हर सोमवार की व्रत भी रखती थी। यहाँ तक कि मेरे बहन के सामने भी ये एक ऐसा उसूल था जिसको वो हमेशा सख्ती से पालन करती थी। ज्योति और प्रियंका की दोस्ती हमेशा से मुझे बहुत अजीब लगती थी, क्योंकि मैंने कभी भी प्रियंका के मुंह से ज्योति के घर या उसके परिवार के बारे में नहीं सुना था। मुझे याद है कि एक दिन मैंने प्रियंका से पूछा था कि प्रियंका, क्या तुमने कभी ज्योति के घर वालों से मुलाकात की है? जिस पर मेरी बहन ने जवाब दिया था कि नहीं भैया, उसके घर वाले बहुत शरीफ और इज्जतदार लोग हैं। मुझे तो इसके पिता का चेहरा भी याद नहीं है।
इसके घर जाती हूँ, लेकिन बस दरवाजे तक जाती हूँ और ज्योति खुद ही बाहर आ जाती है। कभी इसने मुझे अपने घर आने की इजाज़त ही नहीं दी और ना ही मैंने इस बात की शिकायत की है कि वो मुझे अपने घर के अंदर नहीं आने देती। प्रियंका ने बताया कि ज्योति उसे पहली बार किसी शादी में मिली थी और तब से ही उन दोनों के बीच में दोस्ती हो गई थी। मगर ज्योति हमेशा यही कहती थी कि उसका परिवार बहुत ही सख्त व्यवहार का है, इसलिए वो ज़्यादा बाहर नहीं जाती। उसे घर से बाहर ज़्यादा नहीं निकलने दिया जाता। वो घर में रहकर ज़्यादातर पूजा पाठ में लगी रहती है और घर के कामकाज करती है। ये बात मुझे बहुत खटकती थी कि कैसे एक दोस्त अपने घर और अपने पेरेंट्स से दूसरी दोस्त को इतनी दूर रख सकती है। नॉर्मली फ्रेंड्स में ऐसा होता है कि दोस्त दोस्त एक दूसरे के घर जाते हैं, परिवार वालों से मिलते हैं, उनके हालचाल पूछते हैं और लड़कियों के लिए तो ये सब बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लड़कियों के परिवार वाले ऐसे होते हैं कि वो अपने घर की बेटियों की दोस्ती किसी गलत लड़की से नहीं होने देते। हालांकि अपने बच्चों के दोस्त को देखते हैं, उनसे मिलते हैं, उनको परखते हैं, तब जाकर उनके दिल को सुकून मिलता है। जब ज्योति के परिवार वाले अपनी बेटी के लिए इतने सीरियस थे, तो फिर उन्होंने कभी मेरी बहन से मिलने की कोशिश क्यों नहीं की। वो ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी बेटी की एक दोस्त है जिसका नाम प्रियंका है, तो फिर उन्होंने प्रियंका का कभी सामना क्यों नहीं किया, कभी अपनी बेटी से कहा क्यों नहीं कि उसे घर बुलाओ, हमें उससे मिलवाओ। ये बात थोड़ी नहीं बल्कि बहुत अजीब थी। मैंने एक दो बार अपनी बहन से मजाक में कहा भी था कि ऐसा ना हो कि तुम्हारी दोस्त भी छुपा हुआ किरदार हो जिसे ढूंढा जा रहा हो। मेरी बात पर मेरी बहन हंस पड़ी थी, मगर ज्योति के चेहरे पर डर की एक लहर दौड़ गई थी, जो एक सेकंड से भी कम समय में गायब हो गई थी, क्योंकि ये बात हम ज्योति के सामने ही कर रहे थे। जब मैंने पूछा कि ज्योति तुम कहाँ रहती हो, तो वो हर बार बात बदल देती थी। मैंने कई बार कोशिश की थी उससे इस सवाल का जवाब लेने की, मगर वो सिर्फ इतना कहती थी कि वो बहुत संस्कारी और शरीफ परिवार से संबंध रखती है। उसके शब्दों में हमेशा डर छुपा हुआ होता था, जैसे कोई भेद छुपाए बैठी हो। मगर फिर भी वो मासूम मुझे बहुत अच्छी लगती थी। एक बार जब मैंने उससे उसके घर का पता पूछा, तो उसने तेजी से कहा था कि अभिषेक, आप मेरी जिंदगी के इस हिस्से में क्यों दिलचस्पी ले रहे हैं? आप मुझसे मेरी फैमिली से रिलेटेड बहुत सवाल करते हैं। आप मेरी दोस्त के भाई हैं। आपके लिए ये सब जानना जरूरी नहीं है। उसके ये कहे हुए शब्द अचानक इतने सख्त हो गए थे, जो उसकी नरमी से बिल्कुल भी अलग थे। वो उसके नरम व्यवहार से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहे थे। मैं उसकी आंखों की गहराई में कई सवाल देखता था। एक शाम जब मैं उसे छोड़ने के लिए बाहर निकला, तो उसने जिद की थी कि मैं घर से थोड़ी दूर सड़क तक ही जाऊंगी। मैंने कहा था कि ठीक है, जैसा तुम कहती हो वैसा कर लेते हैं। उसके कहने के मुताबिक मैंने उसे उसके घर से काफ़ी दूरी पर जो सड़क आती थी, वहां पर उतार दिया था और दूर से उस पर नज़र रखे हुए था। मैंने देखा कि वो एक गली में दाखिल हुई है और वहाँ कोई बड़ी हवेली या आलीशान घर तो नहीं था, बल्कि एक बहुत ही मामूली और तंग गली का कोना था। उसने मुझे साफ साफ झूठ बोला था कि उसका परिवार बड़ा है, इज्जतदार है, वो बड़े घर की रहने वाली है। मगर जिस गली में वो गई थी, वहाँ किसी बड़े घर का होना तो नामुमकिन था। इस हादसे ने मेरे शक को और भी ज़्यादा हिम्मत दी थी, लेकिन मेरी मोहब्बत उसके हर शक को हर बार में मात दे देती थी। धीरे धीरे मेरी दिलचस्पी उसमें बढ़ती जा रही थी और मेरी मोहब्बत ने एक शिद्दत का रूप धारण कर लिया था। मैंने ये बात अपनी बहन से भी छुपाकर रखी हुई थी कि मैं उसकी दोस्त ज्योति को सिर्फ बहन की दोस्त नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के साथी समझने लगा हूँ। मैं उसे प्रपोज करना चाहता था, उसको शादी की ऑफर देना चाहता था, लेकिन अभी तक मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने अपने एक पुराने दोस्त जो प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन का काम करता था, उसे भी ज्योति के बारे में हल्की फुल्की मालूमात हासिल करने का इशारा दिया था, मगर वो उसकी डिटेल नहीं ढूंढ पाया था और कहने लगा कि ये लड़की तो मामूली डेटाबेस में मौजूद ही नहीं है, जैसे इसका कोई वजूद ही न हो। इसकी लापता प्रोफाइल ने मुझे और भी डराकर रख दिया था और इस बात की हकीकत भी जाहिर कर दी थी कि कोई बड़ा राज तो ज़रूर छुपा हुआ है। एक दिन जब वो मेरे सामने बैठी हुई थी और मेरी बहन अपने कमरे में किसी काम से गई थी, मैंने बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके उसे प्रपोज कर दिया था और कह दिया था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। मैं कोई आवारा या लफंगा नहीं हूँ जो तुम्हारे साथ टाइम पास करूँगा, बल्कि मैं अपनी बहन को तुम्हारे घर रिश्ता लेकर भेजना चाहता हूँ, ताकि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करके तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बना सकूँ। मुझे लगा था कि अक्सर लड़कियां लड़कों के प्रपोज करने पर इम्प्रेस हो जाती हैं, उनके साथ डेट करने और शॉपिंग पर जाने के लिए खुश हो जाती हैं और इसी चीज़ के सपने देखते हुए फौरन
लड़कों का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती हैं, लेकिन ज्योति जैसी लड़की बहुत अलग थी। वो एक संस्कारी और मामूली सी भोली भाली लड़की थी। मैं जानता था कि वो इन सब बातों से इम्प्रेस नहीं होगी, और मैं भी उसके साथ कोई टाइम पास नहीं कर रहा था जो उसे गर्लफ्रेंड बनाने की ऑफर करता। इसीलिए मैंने डायरेक्ट उससे शादी की बात की थी, क्योंकि मेरी हकीकत भी यही थी कि मैं उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता था। मुझे लगा था शायद वो कुछ सोच विचार करेगी, शर्मा जाएगी या कोई बहाना बना देगी, मगर उसने तो डायरेक्ट मेरे मुंह पर मना कर दिया था। उसका कहना था कि नहीं, मुझे आपसे शादी नहीं करनी है। उसकी बात सुनकर मैं दंग रह गया था। मैंने उससे कहा था कि मुझे कोई वजह तो बताओ, कोई ऐसी वजह जिसकी वजह से तुम मुझे इनकार कर रही हो, ताकि मेरे दिल को तसल्ली हो जाए और मुझे पता चल जाए कि तुमने मुझ में कोई कमी देखी है, तब जाकर मुझे इनकार किया है। लेकिन उसके पास तो मेरे सवाल का कोई जवाब ही नहीं था। उसने डायरेक्ट इनकार कर दिया था। उसके इनकार ने मेरे दिल को तोड़कर रख दिया था, लेकिन मैंने अभी भी कोशिश करना नहीं छोड़ा था। मैं उसको दिल से पसंद करता था। इसीलिए एक दिन फिर मैंने उससे कहा कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती? आखिर तुम्हारे डर की असली वजह क्या है? जबकि मैं तो तुम्हारे घर इज्जत से रिश्ता लेकर आना चाहता हूँ, इज्जत से तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि जब मेरी बहन और मैं तुम्हारे परिवार से बात करेंगे, तो वो लोग खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे। मैंने ये सवाल उस समय किया था जब मेरी बहन कॉलेज गई हुई थी और उसकी गैर मौजूदगी में ज्योति हमारे घर आ गई थी, और इस समय वो और मैं घर में अकेले थे। वो कुछ लम्हे खामोश रही थी, शायद ये देखने के लिए कि कहीं आसपास कोई सुन तो नहीं रहा। फिर उसने धीमी आवाज़ में कहा कि अभिषेक, अगर मैं तुमसे शादी कर लूँगी तो मुझे सब छोड़ना पड़ेगा। मेरा बीता हुआ समय, मेरी पहचान और सबसे ज़रूरी मेरी माँ को। वो बहुत ही कमज़ोर हैं और उन्हें मेरी हर समय ज़रूरत होती है। मैंने एक गहरी सांस ली और उसे जवाब दिया कि अगर परेशानी सिर्फ तुम्हारी माँ की है तो मैं उन्हें भी अपना बना लूँगा, बाकी सब छोड़ दो। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। मुझे बस ये जानना है कि वो क्या है जो तुम्हें सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है। मेरी बात पर वो चौंक गई थी, जैसे किसी पुरानी याद ने उसे झंझोड़ कर रख दिया हो। वो खड़ी हुई और चारों तरफ देखा, फिर धीरे से मेरे करीब आकर कहने लगी कि अभिषेक, मेरी जिंदगी में एक ऐसी पहचान का साया है जिसे मैं किसी हाल में भी तुम्हारे करीब नहीं आने दे सकती। वो इंसान बहुत ताकतवर है और मुझसे बदला लेना चाहता है। वो मुझे ढूंढ रहा है, और अगर उसे पता चल गया कि मैंने किसी से शादी कर ली है तो वो मेरी और तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा। उसका संबंध मेरे बीते हुए समय से है और वो मुझे मेरे हाल में सुकून से नहीं रहने देगा। उसकी आंखों में डर और दहशत देखकर एक लम्हे के लिए मैं ठिठक गया था, मगर मोहब्बत में इतना अंधा हो चुका था कि मैंने कहा कि जो भी साया होगा, जो भी अंजाम होगा, ज्योति, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मोहब्बत करने वाले लोगों के रास्ते में हमेशा कांटे आते हैं। मैं तुम्हारी खातिर हर कांटे भरे रास्ते से गुजरने के लिए तैयार हूँ। बस तुम मेरे साथ आ जाओ तो मुझसे शादी कर लो। क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती? तुम्हें मेरी आंखों में अपने लिए मोहब्बत नजर नहीं आती? उसने अपने हाथ मेरे सामने जोड़ दिए थे। कहने लगी, भरोसा सिर्फ तुम पर ही है, इसीलिए डरती हूँ कि कहीं मेरे राज की वजह से तुम्हें कोई नुकसान न पहुँच जाए। मैंने उसे जिद की और कहा कि अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो कोई हमें जुदा नहीं कर सकता। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। पुरानी बातों को भूल जाओ। वो पुराना समय था। ज़रूरी नहीं कि जो पुराने समय में हो वो नए समय का भी हिस्सा बने। तुम मेरे साथ होगी तो मेरी जान भी चली जाए, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करके रहूंगा। वो धीरे से मेरी बात पर मुस्कुरा दी थी। उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी उदासी छुपी हुई थी, जैसे वो जानती हो कि ये मोहब्बत एक दिन हमें बर्बाद कर देगी। उसने अपना सर झुका लिया था और कहा था कि मैं उस दिन आऊंगी जब मैंने फैसला कर लिया होगा कि मेरा बीता हुआ समय मेरे लिए मर चुका है। बस तुम इंतज़ार करना। और वो तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी। और उस दिन के बाद वो लगातार 3 हफ्ते तक हमारे घर की तरफ नहीं आई थी। ये दूरी और खामोशी मेरे लिए किसी सज़ा से कम नहीं थी। मेरे पास ना उसका एड्रेस था, ना उसका मोबाइल नंबर था, और ना ही मेरी बहन के पास था। मेरी बहन उसके घर का पता जानती भी थी तो मैं उसके घर की तरफ नहीं जा सकता था, क्योंकि मैं उसके भरोसे को नहीं तोड़ सकता था। वो मुझे इंतज़ार करने का कहकर गई थी। मैं नहीं चाहता था कि वो मुझसे नाराज़ हो जाए। मैं हर रोज़ दरवाजे की तरफ देखता था और दिल में प्रार्थना करता था कि वो एक बार फिर से आ जाए, चाहे अपने सारे राजों के साथ। 3 हफ्ते का इंतज़ार मेरी ज़िंदगी का सबसे कठिन और तकलीफ भरा दौर था।
मुझे हर पल ये डर खाए जा रहा था कि ज्योति शायद मेरे इश्क को छोड़कर अपने राज के साए में वापस चली गई हो। मैंने प्रियंका से भी उसके बारे में पूछा था, मगर वो भी सिर्फ इतना ही कह सकी थी कि ज्योति ने उसे फ़ोन पर बताया है कि वो कुछ पर्सनली उलझन में फंसी हुई है और जल्द ही हमसे कांटेक्ट करेगी, क्योंकि उसने खुद ही मेरी बहन को किसी के नंबर से कॉल करके ये बात बताई थी। मैंने उस नंबर पर ट्राई किया था, मगर वो नंबर बंद जा रहा था। उसके बाद से मेरी रातों की नींद उड़ गई थी और ऑफिस के काम में भी मेरा दिल नहीं लगता था। मैं कई बार उन तंग गलियों की तरफ गया था जहां मैंने उसे दाखिल होते हुए देखा था, मगर वहां कोई खास घर या निशान तो नजर नहीं आया था। मैंने उस गली के लोगों से भी पूछने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मेरा राज ही फाश न हो जाए। फिर एक शाम अचानक ज्योति हमारे घर के दरवाजे पर आ गई थी। उसे देखकर मैंने एक सुकून की सांस ली थी। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग और चेहरे पर डर की झलक थी। उसने अपने दुपट्टे को मजबूती से पकड़ रखा था और उसकी सांस फूली हुई थी, जैसे वो किसी मुसीबत से दौड़कर पनाह लेने आई हो। मेरी बहन उसे ऐसी हालत में देखकर परेशान हो गई थी। वो धीरे से कहने लगी कि मैं अपना घर छोड़कर आ गई हूँ, मुझे अब कहीं और ठिकाना नहीं मिलेगा। उसकी आवाज़ में गहरी थकान और मायूसी थी। वो बिल्कुल बिखरी हुई लग रही थी। उसने बैग को ज़मीन पर रख दिया था और सीधा मेरी तरफ देखा, जैसे उसे पता था कि अब सिर्फ मैं ही उसका आखिरी सहारा हूँ। मैं कुछ लम्हे उसके चेहरे को देखता रहा था। मैंने उसका डर, उसकी थकान और उसकी आंखों में छुपी हुई रिक्वेस्ट को महसूस किया था। फिर सब भूल कर कहने लगा कि अब तुम यहीं रहोगी हमेशा के लिए। किसी को तुम्हारी हिम्मत तोड़ने की इजाज़त नहीं मिलेगी। मैंने उसका बैग उठाया और उसे अंदर आने का इशारा किया था। मेरी बहन फौरन उसके लिए पानी लेकर आई थी। ज्योति पानी पीने के बाद हल्के से कहने लगी, अभिषेक, वो लोग मुझे ढूंढते हुए यहाँ भी आ सकते हैं, हम जल्दी से शादी कर लेते हैं। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गया था, क्योंकि उसने इतनी आसानी से अपना डर मेरे हवाले सौंप दिया था। मैंने फौरन बिना कुछ सोचे समझे अपने पुराने दोस्तों से कांटेक्ट किया था। उनमें से एक दोस्त प्रतीक को घर बुला लिया था और वकील साहब से भी बात कर ली थी। हमने फौरन रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर कोर्ट मैरिज कर ली थी। गवाह के तौर पर मेरे सिर्फ 2 दोस्त ही मौजूद थे और मेरी बहन मौजूद थी। शादी के बाद मैंने उसके हाथ को चूम लिया था और पहली बार महसूस किया था कि सच में उसका रखवाला बन गया हूँ। ज्योति ने भी अपनी आंखों में आते हुए आंसुओं को साफ किया था और कहा था कि मुझे बहुत डर है अभिषेक, मगर आपके साथ रहने का फैसला मुझे सुकून दे रहा है। मैंने उसे गले से लगा लिया था और कहा था कि अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हारा हर डर मेरा है, हर तकलीफ मेरी है। मेरी छोटी गीतिका बुआ को जब मेरी शादी की खबर मिली तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई थी। वो दूसरे दिन दोपहर के समय हमारे घर आ गई थी और दरवाजे पर ही शोर मचाना शुरू कर दिया था। उन्होंने गुस्से से मेरी बहन प्रियंका को डांटा और फिर ज्योति को देखकर उनका चेहरा लाल हो गया था। वो चिल्लाते हुए कहने लगी कि ये लड़की कौन है, इसके माता पिता कहाँ हैं? तुमने तो हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में ही मिला दी है। मेरे भैया का नाम बदनाम कर दिया है अभिषेक। मैं बाहर आया और सख्ती से कहा कि ये मेरी पत्नी है बुआ जी, इसका नाम ज्योति है। मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। मैंने कोई पाप नहीं किया है, इसे इज्जत से अपनी पत्नी बनाया है। मैं बालिग हूँ और मेरे फैसले पर किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। मगर वो तो गुस्से से कहने लगी कि तुम्हारे पिता इसकी जैसी ही औरत उठाकर लाए थे और हम आज तक उसकी बदनामी का बोझ उठा रहे हैं। वो औरत भी अपने आप को बहुत संस्कारी समझती थी, मगर बाद में क्या निकला? दोनों पति पत्नी झगड़ा करते रहते थे। दोनों के बीच कभी मोहब्बत रही ही नहीं और फिर हो गए दोनों अलग। बुआ जी की बात मेरे दिल में तीर की तरह लगी थी। मैं खामोश रहा था। मुझे हमेशा शक रहा था कि मेरी मम्मी को मेरे पापा ने किस वजह से छोड़ा था और बुआ जी ने हमेशा उन्हें एक चरित्रहीन औरत कहकर मेरी परवरिश की थी। उनकी बात ने मेरे पुराने जख्मों को फिर से ताज़ा कर दिया था। ज्योति मेरे पास बैठी हुई रो रही थी। वो बुआ जी की बातें सुनकर बहुत शर्मिंदा हो चुकी थी। मैंने उसका हाथ थाम लिया था और कहा था कि तुम फिक्र मत करो, अब मैं हूँ तुम्हारे साथ, कोई तुम्हारे रिश्ते पर उंगली नहीं उठा सकता। मैंने बुआ जी को साफ शब्दों में कह दिया था कि अगर उन्हें मेरे फैसले से कोई परेशानी है तो वो इस घर में दोबारा कभी ना आए। ये सुनकर वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ गई थी और कहा कि मैं एक जादूगरनी के चंगुल में फंस गया हूँ और एक दिन बहुत बुरा पछताऊंगा। वो गुस्से में दरवाज़ा पटक कर चली गई थी। शादी के बाद मैंने उसकी आंखों में पहली बार सुकून देखा था, मगर कहीं ना कहीं एक डर अभी भी छुपा हुआ था। वो अक्सर दरवाज़ा खुलने पर चौंक जाती थी और खिड़की से बाहर झांकती रहती थी। एक दिन जब मैंने उससे सुकून से रहने के लिए कहा
कि तसल्ली से बैठ जाओ, कोई नहीं आ रहा है, हम सलामत हैं। तो वो कहने लगी कि आप नहीं जानते अभिषेक, जो इंसान का डर मेरे दिल में है, वो दीवारों को भी सुन सकता है। उसके शब्दों में सच्चाई थी, जो मुझे परेशान कर गई थी। शादी के बाद घर जैसे बहारों से भर गया था। ज्योति की नरम तबीयत और मेरी बहन की मासूमियत ने हमारे छोटे से घर को स्वर्ग बना दिया था। शादी के पहले कुछ हफ्ते किसी सपने से कम नहीं थे। ज्योति ने घर की हर चीज को अपने हाथों से सजाया था। उसके बनाए हुए खाने में एक खास टेस्ट होता था, जो मेरी मम्मी के मरने के बाद मुझे कभी दोबारा महसूस नहीं हुआ था। सुबह का नाश्ता, शाम की चाय, हंसी मजाक, सब कुछ जैसे नया लगने लगा था। मैं ऑफिस से लौटता तो ज्योति के हाथों में चाय का कप और चेहरे पर वही धीमी और सुकून भरी मुस्कुराहट मेरा स्वागत करती थी। मैं सोचता था कि शायद यही सुकून जिंदगी का मकसद है और मुझे ज्योति के डर से ज्यादा उसकी मोहब्बत पर भरोसा करना चाहिए। मेरी मम्मी मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। पापा भी कुछ समय के बाद परलोक सुधार गए थे। तो मुझे लगा जैसे ज्योति ने मेरी जिंदगी की कमी भर दी है। प्रियंका अक्सर कहती थी कि भैया, भाभी तो हमारे घर की रौनक है। मुझे तो विश्वास ही नहीं आता था कि अब हमारी जिंदगी इतनी सुंदर हो गई है। मैं हंसकर जवाब देता था, हाँ, ज्योति मेरी जिंदगी की रौनक है। मैंने अपने ऑफिस के बॉस से भी ज्योति के बारे में बात की थी, जिस पर उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। इस खुशी ने मेरे अंदर की सारी मायूसियों को दूर कर दिया था। मैंने अपनी बहन की पढ़ाई पर भी ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया था और घर के खर्चे को भी काफी बेहतर तरीके से संभाल लिया था। मगर एक दिन अचानक ज्योति खामोश हो गई। मैंने ऑफिस से आकर उसे देखा तो वो खामोश बैठी हुई थी और रोज के मुताबिक उसने मेरा स्वागत भी नहीं किया था। उसकी आंखें सूजी हुई थी और वो जैसे किसी गहरी सोच में खोई हुई थी। मैंने पूछा, क्या हुआ है ज्योति, सब ठीक तो है ना? तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो कहने लगी कि अभिषेक, मैं एक ज़रूरी बात आपसे कहना चाहती हूँ। उसके शब्दों की गहराई ने मुझे परेशान कर दिया था। वो कहने लगी कि मेरी माँ बीमार है और अकेली है। वो ऐसी कंडीशन में है कि उन्हें कोई दूसरा नहीं देख सकता। मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। मुझे रोज़ उनके पास जाना पड़ता है और उनकी देखभाल करनी पड़ती है। ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता है कि मैं आपको भी ना बताऊं और उन्हें भी वक्त न दूं। मैंने कहा, तो उन्हें यहाँ ले आओ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो मेरी बात पर चौंक गई थी। उसने कहा कि नहीं, वो किसी से नहीं मिल सकती। उनकी बीमारी ऐसी है कि वो शोर और लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। उनकी बहुत सख्त तबीयत है। मैंने कहा, ज्योति, ये तुम्हारा घर है। तुम्हारी माँ मेरी माँ जैसी है। अगर वो ज़्यादा बीमार है तो तुम उन्हें यहाँ पर ले आओ और हम उनके लिए सारी ज़रूरत पूरी करेंगे। मैं तुम्हारा पति हूँ। मैं तुम्हारे हर गम और हर जिम्मेदारी में बराबर का हिस्सेदार हूँ। उसने अपने आंसू साफ करते हुए कहा कि आपका दिल बहुत बड़ा है अभिषेक, मगर उनकी कुछ अजीब सी आदतें हैं। वो सिर्फ अकेले रहना पसंद करती हैं। उन्हें किसी के सामने आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो किसी के सामने नहीं आना चाहती। उसने कुछ लम्हे सोचा, फिर कहने लगी कि बस एक छोटा सा कमरा उनके लिए ऊपर छत पर तैयार करवा दो, ताकि वो आराम से वहां पर रह सकें और मैं उनकी सेवा ऊपर जाकर कर सकूंगी। वहां पर वो किसी को नजर भी नहीं आएंगी। वो बहुत कमजोर हैं और सीढ़ियां भी नहीं चढ़ सकती, इसलिए मुझे ही उनके पास रहना पड़ेगा। मैंने अपनी पत्नी से वादा कर लिया था, मगर मैं नहीं जानता था कि ये वादा मेरे घर के राजों का ढेर खोल कर रख देगा। मैंने उसे बेफिक्र कर दिया था और कहा था कि ठीक है, मैं कल ही छत पर एक छोटा सा कमरा तैयार करवाने का इंतजाम करता हूँ, तुम फिक्र मत करो। मेरे दिल में एक अजीब सी खलबली मची हुई थी कि वो क्यों नहीं चाहती कि उसकी माँ को कोई देखे, मगर उसकी मोहब्बत और उसकी आंखों में माँ के लिए तड़प देखकर मैंने इस शक को दबा दिया था। मैंने सोचा कि शायद उनकी बीमारी तो सच में बहुत सीरियस होगी और ज्योति इसीलिए सावधान है। अगले दिन मैंने मजदूर को बुलाया और छत पर एक नया कमरा बनवाने लगा। ठेकेदार ने फौरन ही काम शुरू कर दिया था, क्योंकि मैंने उसे रोज के दुगने पैसे देने का वादा किया था। ज्योति की आंखों में पहली बार खुशी देखी थी, जैसे उसे सुकून मिल गया हो। वो सारा दिन नीचे बैठकर मजदूरों को पानी और खाना दिया करती थी। उसकी मेहनत और जज्बे ने मेरे दिल में उसके लिए इज्जत और मोहब्बत को बढ़ा दिया था। मेरी बहन खुश थी। वो कहती थी कि भैया, भाभी कितनी अच्छी हैं, अपनी माँ का ख्याल रखती हैं। भगवान हर बेटी को ऐसी सेवा करने की हिम्मत दे जैसे मेरी भाभी करती हैं। मैंने दिल ही दिल में गर्व महसूस किया कि मैंने एक ऐसी लड़की को चुना है जो अपने रिश्ते निभाने जानती है। एक हफ्ते के अंदर अंदर कमरा तैयार हो गया था। ये एक सिंपल सा कमरा था, मगर मजबूत कमरा था, जिसमें एक बिस्तर, एक छोटी सी टेबल और एक अलमारी की गुंजाइश थी।
ज्योति ने उसे साफ सुथरा किया और उसमें सिंपल से पर्दे डाल दिए थे। उसने कहा कि मैं अपनी माँ को ले आऊंगी, मगर उनकी हालत ऐसी नहीं है कि कोई उन्हें देखे। उनकी तबीयत बहुत खराब है, वो किसी से बात नहीं कर सकती हैं और ना ही किसी की नज़र में आ सकती हैं। मैंने पूछा, आखिर उनको ऐसी भी कौन सी बीमारी है कि वो किसी के सामने नहीं आ सकती? क्या वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं? तो वो बोली कि हाँ, उन्हें किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं है और अब उनकी शारीरिक कमज़ोरी ऐसी है कि वो हल्का सा भी शोर बर्दाश्त नहीं कर पाती। आप बस मुझ पर भरोसा रखिए। मैंने खामोशी से सर हिला दिया था। अगले दिन सुबह सवेरे मैं ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। मैंने पुरानी सी कार को गली में रुकते हुए देखा था। ये एक मामूली सी टैक्सी थी और इसका ड्राइवर एक बूढ़ा आदमी था। ज्योति ने मुझे फ़ोन करके कहा कि मैं ऑफिस के लिए निकल जाऊं क्योंकि वो ये सब अकेले करना चाहती है। मैंने कहा कि मैं थोड़ी देर इंतज़ार कर लेता हूँ, शायद तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत पड़े। मगर ज्योति ज़िद करने लगी कि नहीं अभिषेक, आप चले जाइए। मुझे अगर मदद चाहिए होगी तो मैं प्रियंका की मदद ले लूँगी। मैं सब संभाल लूँगी। उसके शब्दों में एक अजीब सी बेचैनी थी और मैंने उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट भी देखी थी, जो मुझे कुछ सेकंड के लिए रोक गई थी। मैंने मजबूरन दरवाजे से बाहर कदम रखा था। जैसे ही मैंने गली के कोने से मुड़ना चाहा, मैंने देखा कि मेरी पत्नी और मेरी बहन कार के पास खड़ी हुई थी और वो बूढ़ा ड्राइवर सामान निकाल रहा था। उसमें एक छोटा सा ट्रंक और एक बड़ा सा कंबल था। उस कंबल में लिपटी हुई कोई चीज़ थी जिसे दोनों ने बड़ी सावधानी से उठाया था। वो चीज़ हल्की थी, मगर ज्योति उसे इस तरह से ले जा रही थी जैसे वो किसी बहुत ही नाजुक चीज़ को संभाल रही हो। मुझे लगा शायद वो उसकी मम्मी है जो कंबल में लिपटी हुई हैं, और फिर मैंने जल्दी से अपना रास्ता लिया था क्योंकि मैं उनकी प्राइवेसी की इज्जत करना चाहता था। जब मैं ऑफिस से वापस आया तो ज्योति ऊपर जा चुकी थी। मेरी बहन ने बताया कि वो अपनी माँ को लेकर ऊपर गई है। मैंने खामोशी से कहा कि चलो, आज अपनी सास से मिलने तक मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि मैं ज्योति को यह एहसास दूंगा कि उसकी माँ मेरे घर में मेरे लिए कोई मेहमान नहीं बल्कि मेरे परिवार का हिस्सा है। मैंने हाथ धोए और जैसे ही मैं सीढ़ियाँ चढ़ने लगा तो ज्योति नीचे आ गई और घबराकर कहने लगी कि आप ऊपर मत जाइए अभिषेक, माँ आराम कर रही हैं, उन्हें नींद आ गई है। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, जैसे वो बहुत ज़्यादा थक गई हो। मैंने कहा, मैं सिर्फ एक लम्हे के लिए उनको नमस्ते करना चाहता हूँ, उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। वो कहने लगी कि नहीं नहीं अभिषेक, आपकी आवाज़ उन्हें चौंका देगी और उनका दिल कमज़ोर है। मैं उनकी हालत अच्छे से जानती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप उन्हें देखें। उसकी बात में मुझे एक अजीब सा एहसास महसूस हुआ था। एक तरफ तो वो बहुत ही बीमार थी और दूसरी तरफ से उसे एक मामूली सी आवाज़ से चौंक जाने का खतरा था। मैंने उसे आगे मजबूर नहीं किया था और कहा था कि ठीक है, मेरे लिए खाना लगा दो। रात को जब सब सो गए तो मुझे लगा कि जैसे ऊपर हल्की सी आहट हो रही है, जैसे कोई सांस ले रहा हो। ये आवाज़ बहुत धीमी थी, जैसे किसी की दबी हुई सिसकी की आवाज़ हो। मैंने अपनी बहन से पूछा तो वो खामोश हो गई। उसकी नज़रें कुछ छुपा रही थी। मैंने अपनी बहन से पूछा कि तुमने ज्योति की माँ को देखा है, उनकी हालत कैसी है? उसने कहा कि नहीं भैया, मैंने नहीं देखा उनको। भाभी ने मना कर दिया था। वो कहती हैं कि वो सिर्फ खुद ही उनकी देखभाल करेंगी। मुझे लगा कि शायद वो भी कुछ जानती हैं, मगर बताना नहीं चाहती। मेरे दिल में पहली बार डर ने जगह बना ली थी। ये डर ज्योति की मोहब्बत से नहीं था, बल्कि उसके छुपाए हुए राज से था। मैंने अपने दिल में कहा कि मैं जानता हूँ कि कोई बात है और मैं इसे ज़रूर ढूंढ कर रहूँगा। अगले कुछ दिन बाद मेरी ज़िंदगी एक अजीब से रूटीन में ढल गई थी। सुबह ऑफिस जाना, शाम को वापस आना, घर की छत पर एक ताला लगा हुआ दरवाज़ा देखना। मेरी पत्नी का ज़्यादातर समय ऊपर गुजरता था और वो नीचे सिर्फ खाने पीने आया करती थी। मुझसे मामूली सी बातचीत करने के लिए ही आती थी। मैंने देखा था कि वो हमेशा पुरानी और फीकी चादरों में लिपटी हुई चीज़ लेकर ऊपर जाती थी। उसने मुझे बताया था कि उसकी माँ को पुरानी और सिंपल सी चीज़ ही पसंद है। एक सुबह मैंने अपनी बहन से पूछा कि कभी तुमने भाभी की माँ को देखा है? वो नज़रें चुराते हुए कहने लगी कि नहीं भैया, भाभी ने मना किया हुआ है। मैंने कहा, कुछ तो है जो हमसे छुपाया जा रहा है। मुझे लगता है कि वो हमें सच नहीं बता रही है। मेरी बहन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था और वो बोली कि भैया, मुझे कुछ भी पता नहीं। वो सिर्फ इतना कहती है कि ये उसका पुराना दुख है और वो इसके बारे में किसी से बात नहीं करना चाहती। प्रियंका की बात में एक अजीब सी झिझक थी, जैसे वो मुझे सच बताना चाहती थी, मगर कोई चीज़ उसे रोक रही थी। मैंने सब्र नहीं किया था और ज्योति के ऊपर जाने के बाद सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा था। मैंने अपने हाथ से वो खुफिया छेद ढूंढ लिया था और धीरे से कमरे के अंदर झांका।
कमरे में बेहद अंधेरा छाया हुआ था। अंदर मैंने सिर्फ एक बिस्तर देखा था जिस पर कोई नहीं था, मगर जमीन पर एक कंबल पड़ा हुआ था जो हिल रहा था। मुझे लगा जैसे अंदर कोई चीज रेंग रही है। फिर मैंने एक आवाज सुनी, बेटी मुझे बाहर निकालो, मुझे घुटन हो रही है। ये आवाज किसी बूढ़ी औरत की नहीं थी, बल्कि किसी अधेड़ उम्र की औरत की आवाज थी, और इस आवाज में एक अजीब सी तकलीफ और उलझन थी। मेरा दिल धक से रह गया था। मैं जल्दी से दरवाजे से हट गया, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं ज्योति वापस न आ जाए। मेरे दिल ने कहा कि अभिषेक, वो तुम्हारी पत्नी है, उस पर शक मत करो। शायद वो किसी बड़ी मुसीबत में है और तुमसे मदद मांग रही है। मगर दिल फिर भी कह रहा था कि इस ताले के पीछे सिर्फ बीमारियां नहीं है, कोई राज दफन है। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं ज्योति को एक और मौका दूंगा कि वो मुझे सच बताए, वरना मैं खुद ही ये ताला तोड़ दूंगा। उस दिन के खुफिया झांकने के बाद मेरा दिमागी सुकून खत्म हो चुका था। मैं सारा दिन बेचैन रहता था और हर पल कमरे के राज को जानने की कोशिश में लगा रहता था। और वो हर बार पूछती थी, क्या हुआ अभिषेक, क्या आप मुझ पर भरोसा नहीं करते? मैं सिर्फ मुस्कुराकर कहता था कि भरोसा तो पूरा है, बस तुम्हारी और तुम्हारी माँ की सेहत की फिक्र है। कुछ दिनों के बाद मेरी बुआ जी फिर से हमारे घर पर आ गई थी। वो ज्योति को नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। उनका आना मेरे लिए एक बोझ से कम नहीं था। जब वो दरवाजे पर आई तो ज्योति के चेहरे पर एक लम्हे के लिए रंग उड़ गया था, जैसे कोई पुराना डर ताज़ा हो गया हो। बुआ जी ने बातों बातों में प्रियंका से पूछ लिया था कि तुम्हारी भाभी की माँ ऊपर रहती है ना, ले चलो मुझे भी ऊपर, मुझे उनसे मिलना है। उन्होंने ये बात इस अंदाज में कही जैसे वो जानती हों कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। ज्योति के हाथ कांप गए थे और उसने फौरन जवाब दिया कि बुआ जी, वो बहुत बीमार हैं, किसी से नहीं मिलती हैं। उनकी बीमारी ही ऐसी है कि वो किसी अजनबी को अपने करीब नहीं आने देती। बुआ जी ने कहा कि बीमारी के भी अजीब बहाने हैं। मुझे लगता है कि कोई चाल चल रही हो तुम। मुझे तो हमेशा से तुम्हारे परिवार पर शक था, जो अपने पिता को भी छुपाए हुए है। कहीं ये कोई तुम्हारी कैदी तो नहीं है? उनका हर शब्द जहर से भरा हुआ था। मैंने बात बदलने की कोशिश की थी, मगर वो नहीं मानी थी। कहने लगी कि मैं भी एक औरत हूँ, बीमार औरत को देखने में क्या हर्ज है? मुझे दिखाओ कि मैं उनकी कैसे मदद कर सकती हूँ। ज्योति की आंखों में डर की लहर दौड़ गई थी और वो बोली कि प्लीज बुआ जी, उनकी हालत देखने के काबिल नहीं है आप, उन्हें परेशान मत कीजिए। बुआ जी कहने लगी, लगता है तुम्हारा संबंध किसी बुरे परिवार से है, इसीलिए तुम अपनी माँ को छुपाती हो। कहीं ये कोई तुम्हारी करीबी रिश्तेदार तो नहीं जिसे तुम अपने डर से बचा रही हो? ज्योति रोने लगी थी और मैंने सख्त शब्दों में कहा कि बुआ जी, बस करिए, अगर वो नहीं चाहती तो जिद मत कीजिए। अब ये मेरा घर है और मेरे फैसले यहाँ चलते हैं। वो नाराज होकर कहने लगी, तुम अपनी सुंदर पत्नी के गुलाम बन गए हो। मुझे इस लड़की पर आज भी शक है, जिस तरह तुम्हारे पिता को तुम्हारी माँ पर हुआ था। ये औरत भी किसी न किसी बड़े राज का बोझ उठाए हुए है। वो गुस्से में दरवाजा बंद करके चली गई थी। उनके जाने के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। ज्योति सारा दिन ऊपर रहने लगी थी, जैसे किसी पहरेदार के साए तले कैद हो। रात को जब वो सोने के लिए लेटी तो मैंने उससे सख्ती से पूछा था कि तुमने बुआ जी को देखकर इतनी घबराहट क्यों दिखाई? क्या वो तुम्हें जानती हैं? ज्योति ने इनकार किया और कहने लगी कि वो सिर्फ इस बात पर परेशान थी कि बुआ जी उसकी माँ को बदनाम कर रही हैं। एक रात ऊपर के कमरे से जैसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। कदमों की आहट बहुत धीमी थी मगर भारी थी। मुझे लगा जैसे कोई भारी चीज जमीन पर धीरे धीरे घसीटी जा रही हो। मैंने हिम्मत करके ज्योति से कहा कि ये आवाज कहाँ से आ रही है? क्या तुम्हारी माँ सो नहीं रही है? वो खामोश रही, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कांपती हुई आवाज में बोली कि अभिषेक, कुछ बातें नहीं पूछो, कुछ राज खोलने के नहीं होते। अगर तुमने ये राज खोल दिया तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसकी बात में मेरे अंदर का डर और भी बढ़ा दिया था, जैसे ये राज सिर्फ बीमार माँ का नहीं बल्कि किसी गुनाह का बोझ था। मैंने उसी समय फैसला कर लिया था कि अब मैं इसे मजबूर नहीं करूँगा। मैंने उससे कहा था कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ये कौन सा राज है जो तुम्हारी जान लिए जा रहा है? ज्योति रोने लगी और कहने लगी कि मैं एक दिन आपको सब कुछ बता दूं, मगर अभी नहीं। मैंने उससे कहा कि मैं अब और इंतजार में नहीं रह सकता। उसी रात मैंने एक अजीब सा हादसा देखा। ज्योति आधी रात के समय चुपके से नीचे उतरी और किचन में चली गई थी। मैंने उस पर नजर रखी तो देखा कि वो एक पुराने संदूक से कुछ सामान निकाल रही थी। वो सामान एक बहुत पुरानी फोटो और एक सफेद रंग का कागज था। मैंने झांका तो वो देखा कि वो फोटो एक बच्चे की थी जो बहुत ही छोटा था।
ज्योति ने तस्वीर को देखा और जोर से रो पड़ी। उसने कहा, मेरा बेटा, मैं तुम्हें कभी नहीं भुला सकती। मैंने ये बात सुनकर अपने कानों पर विश्वास नहीं किया था। क्या ज्योति शादीशुदा थी? क्या ये उसका बेटा था? मेरे लिए वो रात किसी कयामत से कम नहीं थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं आज ज्योति के पीछे उपड़ जाऊंगा और उससे सच पूछ कर ही रहूंगा। रात के 2 बजे दरवाज़ा जोर जोर से बजा। ये इतनी तेज आवाज़ थी कि हम सब चौंक गए थे। मैंने दरवाज़ा खोला तो प्रियंका हांफती हुई खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू और होठों पर कांपती हुई आवाज़ थी। उसने कहा, भैया, भाभी की माँ मर गई हैं। वो जोर जोर से रो रही हैं। अचानक मेरे हाथों से चाबी गिर गई। ये चाबी वही थी। अचानक मेरे हाथों से चाबी गिर गई। ये चाबी वही थी जो मैंने खुफिया तौर पर एक डुप्लीकेट बनवाई थी, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया था कि आज सच खोलकर ही रहूंगा। ज्योति नीचे से आवाज़ दे रही थी, अभिषेक, ऊपर मत आना, अभी ऊपर मत आओ, प्लीज़, ये तुमसे बर्दाश्त नहीं हो सकेगा। मगर मैंने रुका हुआ दिल जैसे सीने से निकाल दिया था। मैं भागता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ा। दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। मैंने झटके से चाबी निकाली और ताला खोलने की कोशिश की, मगर उसकी घबराहट में मेरे हाथ कांप रहे थे। ज्योति ने पीछे से मुझे पकड़ लिया। अभिषेक, आप मेरी रिक्वेस्ट सुन लीजिए, अभी मत खोलिए। मैंने उसका हाथ झटक दिया और पूरी ताकत से ताला तोड़ दिया। एक जोरदार आवाज़ सुनाई दी थी, मगर मैं नहीं रुका था। मैं अंदर दाखिल हुआ तो एक जोरदार झोंका मेरे चेहरे से टकराया था। ये बहुत ही अजीब सी स्मेल थी, पुराने कपड़े और मिट्टी की बदबू। कमरे में बेहद अंधेरा था। मैंने जल्दी से लाइट जलाई। बिस्तर पर एक सफ़ेद चादर के नीचे बेजान शरीर पड़ा हुआ था। मैं कुछ लम्हे पलकें झपकना भूल गया था। वो औरत बहुत पुरानी चादर में लिपटी हुई थी। प्रियंका और ज्योति भी ऊपर आ गई थी। प्रियंका को वो बदबू बर्दाश्त नहीं हुई थी और उसने अपना चेहरा ढक लिया था। ज्योति लाश के करीब गई और उसका हाथ पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी थी। वो चीख चीख कर रो रही थी, आपने मेरे लिए सब कुछ किया, आप मुझे क्यों छोड़ गई? मैंने झुंझलाकर पूछा, ये कौन है? वो कुछ नहीं बोली, बस रोती रही। मैंने अपना सर पकड़ लिया था और कहा, मुझे सच बताओ, मैं आगे ये राज बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने चादर का एक कोना पकड़ा। मेरा हाथ कांप रहा था। मैंने ज्योति की तरफ देखा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, जैसे उसके लिए ये नज़ारा नाकाबिले बर्दाश्त हो। मैंने जोर से चादर उठाई और ज़मीन मेरे कदमों से खिसक गई थी। मेरा शरीर जैसे एक बिजली के झटके से कांप गया हो। वो चेहरा मेरा बीता हुआ समय था। मेरी माँ श्वेता। उनकी आंखें अभी भी खुली हुई थी, मगर उनमें कोई जिंदगी नहीं थी। मैंने देखा कि उनके चेहरे पर गहरी झुर्रियाँ थी और वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। उनके होठों पर सफेदी आ चुकी थी। मेरी सांसें रुक गई थी। मैं लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा और चीखा, ज्योति, ये औरत यहाँ कैसे आई है? मेरी माँ है ये, यहाँ क्या कर रही है? मेरी आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। प्रियंका ने जैसे ही चेहरा देखा तो वो भी चीख उठी थी, माँ। ज्योति ने अपने आंसू पोंछे और धीरे से बोली, अभिषेक, ये वही राज है जिसे मैं आपसे छुपा रही थी। वो खामोश रही, जैसे कोई सदियों पुराना सच खुलने को तैयार था। मुझे लगा जैसे मैं किसी दूसरे प्लेनेट पर हूँ, जहाँ हर चीज़ का उल्टा हो चुका है। मैंने अपनी माँ की लाश को देखा, जिसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक बदचलन औरत समझा था, और वो मेरे ही घर में ताला लगाकर कैद की गई थी। मैंने ज्योति के कंधे पकड़कर उसे जोर से हिलाया और कहा कि बताओ मुझे, ये औरत मेरी माँ कैसे हो सकती है? मैंने तो सुना था कि वो मेरे पिता को छोड़कर चली गई थी और कभी वापस नहीं आई। वो हिचकिचाती हुई बोली, अभिषेक, ये वही औरत है जिन्हें तुम्हारे पिता ने रात के अंधेरे में घर से निकाल दिया था। मैंने खुद उनकी तकलीफ को देखा है। मेरी आंखों में गुस्सा और हैरानी के आंसू थे। मैं दंग रह गया था। मैंने कहा, तो फिर तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है? तुम इन्हें क्यों छुपा रही थी? वो कहने लगी, क्योंकि मेरी माँ नहीं थी, मगर इन्होंने मुझे माँ की तरह पाला था। जब वो इस घर से निकली थी तो उन्हें किसी ने पनाह नहीं दी थी। मेरे पिता को उनकी लाचारी पर तरस आ गया था, इसलिए उन्होंने इनको अपने घर में एक बहन के नाते जगह दे दी थी। जब ये हमारे घर पर आई थी तब मैं बहुत छोटी थी। तुम्हारी माँ को मैं आंटी कहा करती थी। उन्होंने मेरी परवरिश की एक माँ की तरह, और ये हमारे साथ हमारे घर में रहने लगी थी। वो हमेशा तुम्हें और प्रियंका को याद करके रोती थी। मैं गुस्से से चीखा, तो तुमने धोखा दिया, तुमने झूठ बोला कि वो तुम्हारी माँ है। मैंने जोर से अपना हाथ दीवार पर मारा था, जिससे मेरी हथेली लहूलुहान हो गई थी। वो कहने लगी कि मैंने सिर्फ श्वेता आंटी की ख्वाहिश पूरी की है। उनकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि वो आपको एक बार देख लें, आपसे मोहब्बत कर लें। मैंने तुम्हारा घर चुना था कि वो तुम्हें करीब से देख सकें। वो जानती थी कि अगर वो खुद आएंगी तो तुम कभी भी उन्हें स्वीकार नहीं करोगे, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा।
मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था, दीवारों से जैसे कोई चीख रहा हो, बेटे, मैं बेकसूर थी, मुझे इल्जाम दिया गया था। मैं जमीन पर गिर गया और मेरी माँ की बेजान शरीर की आंखें मुझसे सवाल कर रही थी। ज्योति मेरे पास बैठी हुई रो रही थी। उसने मुझे बताया कि इन्होंने आखिरी समय में तुम्हारा नाम लिया था। अभिषेक, इन्होंने आखिरी सांस तक तुम्हारे लिए प्रार्थना की थी। वो कहती थी कि मुझे सिर्फ एक बार अपने बेटे के हाथों से एक गिलास पानी पीने को मिल जाए। मैंने धीरे से कहा कि मैंने तो हमेशा उनसे नफरत की थी, कभी सोचा ही नहीं था कि सच कुछ और भी हो सकता है। मुझे तो मेरी बुआ जी और मेरे पिता ने बताया था कि वो एक बदचलन औरत थी। ज्योति कहने लगी कि अब वो चली गई हैं, मगर तुम्हारे लिए प्रार्थना करके गई हैं। वो जानती थी कि एक दिन आपको सच पता चल जाएगा। उस लम्हे मुझे लगा जैसे सारी दुनिया मेरे गुनाहों का बोझ मुझ पर रख रही हो। मैं बस इतना कह सका कि काश मैं उनकी आंखों में एक बार सच देख लेता। मैंने उन्हें एक बार भी नहीं पहचाना था। प्रियंका भी मेरे पास आकर रो रही थी। भैया, मुझे अंदाजा तो हुआ था, लेकिन भाभी ने मना किया था। ज्योति ने मेरी मम्मी के बिस्तर के पास से पुराना डब्बा निकाला और मेरे हाथ में थमा दिया था। उस डब्बे में मेरी बचपन की फोटो थी, जो मेरी मम्मी ने संभाल कर रखी थी। उन फोटो को देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। इन फोटो के पीछे मेरी मम्मी के सिग्नेचर थे। मेरा अभिषेक, मेरी जान। मैंने अपनी मम्मी की लाश को गले से लगाया और शिद्दत से रो रहा था। मेरी मम्मी की बेबस लाश को गले लगाकर मुझे पहली बार सुकून मिला था। ये सुकून एक बेटे को अपनी माँ की गोद में मिलता है। ज्योति ने कहा कि मैंने आपसे झूठ बोला था, मगर आपकी मोहब्बत की खातिर मैं नहीं चाहती थी कि आपकी माँ आपको छोड़कर चली जाएं और आप हमेशा इस राज के साथ जिएं। मैंने कहा, तुमने मुझे एक बहुत बड़ा सच बताया है, मैं अब इस झूठ को माफ़ कर दूंगा। ज्योति ने अपने आंसू साफ किए और धीरे धीरे सारी हकीकत बताने लगी। उसने कहा, जब तुम्हारे पिता ने शक की बुनियाद पर तुम्हारी माँ को डिवोर्स दी थी, तो वो अपना सब कुछ छोड़कर शहर से निकल गई थी। तुम्हारे पिता को तुम्हारी बुआ ने और भी भड़का दिया था, क्योंकि तुम्हारी बुआ जी हमेशा से ही तुम्हारी मम्मी से जलती थी और चाहती थी कि तुम्हारी मम्मी इस घर से निकल जाए। उसके बाद हम लोग जो शहर में रहते थे, तुम्हारी मम्मी एक दिन हमारे घर के दरवाजे पर भीख मांगने के लिए आई थी, क्योंकि दूसरे शहर जाकर उनके पास कोई रास्ता नहीं था, कोई ठिकाना नहीं था। वहां उन्होंने भीख मांगने का काम शुरू कर दिया था। वो तब एक जवान और सुंदर औरत थी। मेरे पापा को ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं हुआ। उनके दिल में रहम आ गया और उन्होंने तुम्हारी मम्मी को हमारे घर में जगह दे दी, एक बहन के रिश्ते से, और कहा कि अब तुम्हें भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा भाई अपनी बेटी और तुम्हारी जिम्मेदारी उठा सकता है। मेरे पापा काम पर जाते थे और उनके पीछे सारा दिन मेरा ख्याल तुम्हारी मम्मी रखती थी। उस समय मैं बहुत छोटी थी, क्योंकि मेरी माँ मेरे जन्म के फौरन बाद ही मर चुकी थी। मेरे पिता दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनके दिल में मेरी माँ के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। वो उनकी जगह किसी और को नहीं दे सकते थे। तुम्हारी मम्मी ने मुझे अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। मैं उनको आंटी कहती थी। वो मुझे खाना खिलाती थी, मेरे कपड़े बदलती थी। हर रक्षाबंधन पर वो मेरे पिता के हाथ में राखी बांधती थी और उन्होंने हमारे घर को भी बहुत अच्छे से संभाल लिया था। एक अनजान और गैर होकर भी उन्होंने हमें अपना बना लिया था। फिर एक दिन मेरे पिताजी दुनिया को छोड़कर चले गए और हम लोग गरीब हो गए। फिर हम पर बहुत सारी परेशानियां आ गईं। श्वेता आंटी भी बीमार रहने लगी और उनकी बीमारी का सारा बोझ मेरे कंधों पर आ गया। उसकी बात सुनकर मैं कांप गया था। मेरी माँ की कहानी और हकीकत में बहुत बड़ा फर्क था। ज्योति कहने लगी, वो हर लम्हा तुम्हें और तुम्हारी बहन को याद करती रही। वो हमेशा यही कहती थी कि मुझे अपने बच्चों से दूर कर दिया गया। जब तुमने मुझसे शादी की बात की थी तो मैं डर गई थी। मैंने जानबूझकर तुम्हारा सामना किया। वो चाहती थी कि मैं तुम्हारे घर की एक एक डिटेल जाकर उनको देती रहूं, उनके बच्चों के बारे में उनको बताती रहूं। इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हारे घर भेजा था। तभी मैंने तुम्हारी बहन से दोस्ती की थी। उन्होंने कहा था कि शायद ऊपर वाले ने तुम्हें इसीलिए मेरी जिंदगी में भेजा है, ताकि उनका बेटा एक दिन अपनी माँ को माफ़ कर दे और वो उसे एक बार देख लें। वो बोली, उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया था कि तुम मेरे बेटे से शादी कर लो। वो एक बहुत अच्छा इंसान है। तुम उससे शादी कर लोगी तो मैं अपने बेटे के करीब रह सकूंगी। मैं तुम्हें सच बताने से डरती रही कि कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो। मुझे डर था कि कहीं तुम मेरे राज की वजह से मुझसे नफरत न करने लग जाओ। उसकी बात सुनकर मैं अपना सर पकड़कर बैठ गया था। प्रियंका खामोशी से रोती रही। ज्योति कह रही थी कि मैंने कोई पाप नहीं किया अभिषेक, मैंने सिर्फ माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी की है। वो आपको हमेशा बेटा कहती थी। वो कहती थी कि मेरा बेटा शरीफ है,
उसे एक दिन सच ज़रूर पता चलेगा। मेरे आंसू बहने लगे थे और मैंने अपनी माँ की बेजान लाश को दोबारा देखा था। मैंने देखा कि उनके गले में एक छोटा सा लॉकेट था जिस पर मेरे और प्रियंका के नाम लिखे हुए थे। माँ की आवाज़ जैसे हवा में गूंज रही थी, बेटा, मैं कैरेक्टरलेस नहीं थी। मुझे इल्ज़ाम दिया गया था। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रही और मेरे दिल पर एक ऐसा बोझ आ बैठा जो कभी नहीं हटेगा। मैंने ज्योति से पूछा कि तुम्हारा परिवार, वो इंसान जो तुम्हें ढूंढ रहा था, वो कौन है? उसने कहा कि वो मेरे पिताजी का एक दुश्मन था जो मुझसे ज़बरदस्ती शादी करना चाहता था। जब उसे पता चला कि मैंने घर छोड़ दिया है तो वो मुझे ढूंढ रहा था। उससे बचने के लिए ही तो मैं और आंटी इस शहर में आकर बस गए थे। वो जानती थी कि इस शहर में तुम और प्रियंका रहते हैं। उन्हें लगा था कि अगर मुझ पर कोई मुसीबत आई तो वो तुमसे मदद मांग लेंगी। प्रियंका ने धीरे से कहा कि भैया, मुझे पता था कि मम्मी बहुत बीमार हैं। भाभी मुझे सब नहीं बताती थी, मगर मैं जानती थी कि वो कोई मामूली औरत नहीं है। मैंने एक बार इनके हाथ में एक पुरानी फ़ोटो देखी थी जो आपके बचपन की थी। मैंने रोते हुए कहा कि हमने अपनी माँ के साथ बहुत बड़ा गुनाह किया है। ज्योति ने मेरा हाथ थाम लिया और कहने लगी, अब तुम इनके क्रियाकर्म का बंदोबस्त करो। यही उनकी आखिरी वसीयत थी। वो चाहती थी कि तुम अपने हाथों से अपनी माँ का क्रियाकर्म करो। मेरे अंदर का तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा था। माँ की लाश मेरे सामने रखी हुई थी और मेरे दिल में कई सवाल थे। मैंने गुस्से से कहा, तो तुमने माँ के नाम पर मेरा घर झूठ से भर दिया। मुझे इतना बड़ा राज क्यों नहीं बताया? ज्योति रो पड़ी थी। कहने लगी, ये झूठ नहीं था अभिषेक, ये कुर्बानी थी। मैंने अपनी जान को खतरे में डालकर आपके करीब आने का फैसला किया था ताकि आपको आपकी माँ का प्यार मिल सके। वो बोली, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, बल्कि तुम्हें तुम्हारी माँ के सच से मिलवाया है। वो औरत जिसे तुमने गुनाहगार समझा, वो असल में लाचार थी। तुम्हारे पिता के दिल में शक के बीज तुम्हारी बुआ ने बोए थे। मैं चौंक गया। मैंने कहा, मेरी बुआ जी? उसने कहा कि हाँ, उन्हें तुम्हारी माँ से बहुत जलन थी। वो चाहती थी कि घर से उनका वजूद मिट जाए। उन्हें डर था कि तुम्हारी माँ की मौजूदगी में उन्हें जायदाद में हिस्सा नहीं मिलेगा। मेरी सांस रुकने लगी। ज्योति कहने लगी, उन्होंने तुम्हारे पिता को भड़काया था। एक रात उन्होंने तुम्हारी माँ पर इल्ज़ाम लगाया और उन्हें तलाक दिलवाकर घर से निकाल दिया। तुम्हारे पिता को भी उनकी बातों पर यकीन हो गया था, क्योंकि वो उन्हें अपनी इकलौती बहन समझकर उनकी हर बात मान लिया करते थे। मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, और फिर मेरी मम्मी ने कभी वापस आने की कोशिश नहीं की? वो बोली, कई बार वो आई थी, मगर हर बार दरवाज़ा बंद कर दिया गया था और उन्हें बदनाम किया गया था। तुमने भी उन्हें एक बार स्कूल के बाहर देखा था जब तुम बहुत छोटे थे, मगर तुमने उन्हें पहचाना नहीं था। मेरी आत्मा तक कांप गई। मैंने रोते हुए कहा कि मैंने अपनी माँ के साथ बहुत बुरा किया। मैंने उन्हें भी करीब नहीं आने दिया। ज्योति ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे तसल्ली देने लगी। अगली सुबह आसमान उदास था, जैसे वो भी किसी की जुदाई पर रो रहा हो। मैंने मम्मी की चिता को आग दे दी थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता था। मैंने उनकी जलती हुई चिता को देखकर माफ़ी मांगी थी। बुआ जी को इस बारे में खबर नहीं दी गई थी, क्योंकि मैं उन्हें इस आखिरी रास्ते में शामिल नहीं करना चाहता था। मैंने अपने कुछ दोस्तों को सारी हकीकत बताई थी। वो भी मेरी माँ के लिए रोए थे और मेरे साथ खड़े रहे थे। मैं घर आकर बहुत रोया था। ज्योति ने मुझे तसल्ली दी और कहने लगी कि तुम्हारी मम्मी अब खुश हैं, उन्हें सुकून मिल गया है, क्योंकि उनका दाह संस्कार तुमने अपने हाथों से किया। तुमने उनके बेटे होने का फ़र्ज़ अदा कर दिया। अब तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं है। उसकी बातों ने मुझे बहुत सुकून पहुंचाया था। घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था, जैसे किसी ने दिल से साया हटा लिया हो। मैंने छत वाले कमरे का ताला हटा दिया और अंदर जाकर देखा। वही बिस्तर, वही खुशबू, मगर अब खामोशी में सुकून था। मैंने वो ताला खोलकर अभी टेबल पर रखा और धीरे से बोला कि ये दरवाज़ा अब कभी बंद नहीं होगा। ये कमरा अब मेरी माँ की यादगार है। ज्योति ने सर मेरे कंधे पर रख दिया था। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रियंका ने धीरे से कहा, अब हमारा घर माँ के नाम से रोशन है। और सच में जैसे अंधेरा खत्म हो चुका था। मैंने उस दिन फैसला कर लिया था कि मैं अब अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करूँगा। दिन गुजरते गए, मगर मेरी आत्मा पर लगा हुआ ज़ख्म अभी भी ताज़ा था। मैं अक्सर छत पर जाता था और उस कमरे के दरवाजे के सामने देर तक खड़ा रहता था। अब वहाँ कोई नहीं था, मगर ऐसा लगता था जैसे माँ के आशीर्वाद अभी भी दीवारों में बसे हुए हैं। ज्योति ने एक दिन मेरा हाथ थाम लिया और कहने लगी, अभिषेक, जो हुआ उसे भूल जाओ। श्वेता आंटी ने तुम्हें माफ़ कर दिया है, वो भी तुम्हें माफ़ कर चुकी हैं, तुम भी उनको माफ़ कर दो। मैंने कहा, मैं उनको कैसे भूलूं? मैंने खुद अपनी माँ के दिल को तोड़ा था। ज्योति कहने लगी कि ठीक है, मत भूलो, मगर उनके लिए जियो, उनके सच को लोगों तक पहुँचाओ।
मैंने वादा किया कि अब मम्मी की इज्जत को कभी दाग नहीं लगने दूंगा। उस रात सपने में मम्मी आई थी। उन्होंने कहा, मेरा बेटा अब जान गया है कि मैं बेकसूर थी। ऊपर वाला तुम्हें सुकून दे। तभी मैं घबराकर उठ बैठा था। मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे सालों पुरानी घुटन खत्म हो गई हो। मैंने सुबह के समय आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया था। वो ताला जो सालों पहले ज्योति ने लगाया था, मेरे दिल से खुल गया था। मैंने धीरे से कहा कि मम्मी, अब कोई ताला बाकी नहीं रहा। ज्योति ने मेरे करीब आकर सर झुकाया। हम दोनों खामोश खड़े रहे, मगर उसकी खामोशी में एक प्रार्थना छुपी हुई थी। मेरी मम्मी के लिए, हम दोनों की मोहब्बत के लिए और उन बंद दरवाजों के लिए जो सच जानने के बाद हमेशा के लिए खुल जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।